नमस्ते। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं दर्शकों। जैसा कि आपको पिछले कई दिनों से हमने आयुर्वेद के इस विषय पर भी बहुत सारे अलग अलग रोगों के बारे में बताया है। डॉक्टर अलग अलग वैद्यों से, अलग अलग डॉक्टरों से मिलकर के आपको उनके अनुभव का लाभ आपको देने का प्रयास किया है। आज इसी प्रकार से पिछले कार्यक्रम की तरह हमारे साथ डॉक्टर शालिनी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हार्दिक। तो डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है, लंबे समय तक यदि डायबिटीज का रोग यानी जिसको हम सामान्य शब्दों में शुगर की बीमारी कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं अथवा मधुमेह कहते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनमें से एक कॉम्प्लिकेशन की आज हम चर्चा करेंगे। उसके निदान और उसके उपचार को आयुर्वेदिक और घरेलू चिकित्सा के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी। ये क्या है आज हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायबिटीज इतने सालों से हमारे को है, तो हमें, मेरे पास तो कई विशेष रूप से आते हैं, तो हमें घाव जब हो जाते हैं शरीर में तो वो घाव बहुत देर से भरते हैं। हमें ये समस्या आती है कि किडनी की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या हम दवाइयों को लेकर के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसा अलग कुछ करें जिससे कि हम इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से, साथ में फिर वो दवाइयां हैं उनके कॉम्प्लिकेशन से, क्योंकि दवाई को तो पता थोड़ी है पेट में जाके क्या काम करना, वो तो डाइल्यूट होके पूरे ओवरऑल बॉडी पर काम करती है। उसको थोड़ी पता है पेनक्रियास पर करना है कि इंसुलिन के ऊपर करना है या क्या करना है। लेकिन समस्या ये आती है कि व्यक्ति के पास और कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि ये जब तक मर नहीं जाओगे तब तक आपको ये लेनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ एलोपैथिक के डॉक्टरों की या एलोपैथी की पद्धति का यहाँ पर मैं आपको आलोचना नहीं कर रहा, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि नेचर की शरण में आकर के आप दवाइयों से बच सकते हैं। अपनी दिनचर्या को, अपनी आहारचर्या को, अपनी ऋतुचर्या को और योग को मॉडिफाई, जीवन को मॉडिफाई करें, योग को ऐड करके, हम आयुर्वेद को ऐड करके किस प्रकार से हम जीवन में अलग अलग रोगों से बच सकते हैं। रही बात दवाइयां जो चल रही हैं, उनको भी धीरे धीरे हम कम करके धीरे धीरे जीरो पर आ सकते हैं। इसको असंभव नहीं कहते, असंभव नहीं है ये कुछ भी। आज वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद का इतना बड़ा बूम आया हुआ है, इतना लोग जागरूक हैं योग और आयुर्वेद को लेकर के, तो हम भी अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, कुछ ऐड करें, कुछ लेस करें, तो हम भी रोगों के, इन दवाइयों के जंजाल से बच सकते हैं। तो आइए, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है क्या और ये फोकल न्यूरोपैथी क्या है? ये बहुत आजकल नाम सुनने में आता है, तो कृपया आप इसका थोड़ा सा परिचय दें। डायबिटिक न्यूरोपैथी की हम बात करते हैं या फिर फोकल न्यूरोपैथी की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ से समझते हैं कि जो डायबिटीज़ है ये किस इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें आते हैं, ये आगे बढ़ कर के क्या होता है कि जब अपनी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहती है बॉडी के अंदर, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है हमारा, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपने आप कह लो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है या फिर फोकल न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आपको जो जनरली जो अपना इन्वॉल्व्ड बॉडी पार्ट्स होंगे वो लेग्स और फीट्स ही होंगे, बजाय अगर आप फोकल न्यूरोपैथी की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे आपके शोल्डर्स, हैंड्स वगैरह, लेग्स हैं, फीट्स हैं, फेस का पार्ट है, लगभग आप मान लीजिए कि जो होल बॉडी है वो कवर करता है फोकल न्यूरोपैथी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे कंडीशन पैरालिसिस की तरफ जाएगी। मतलब आपके कहने का मतलब है, अगर ये समस्या हमें आ रही है तो हमारे पैर, हमारी टांगे, हमारे कंधे और हमारे हाथ पैर, इन सबको प्रभावित करता है और धीरे धीरे हो सकता है अगर इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो लकवा भी व्यक्ति को आ सकता है। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें डायबिटीज़ हो तभी हमें लकवा आएगा। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी पैरालिसिस है तो क्योंकि लंबे समय तक निष्क्रियता जो बनी रहती है उसके शरीर के अंदर, कोई मूवमेंट वगैरह वो कर नहीं पाता है, इस वजह से भी कई बार पेशेंट्स को डायबिटीज हो जाती है। मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसके वैसे डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या दिखते हैं मनुष्य के शरीर पर? डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इस रोग का और कौन से अंगों पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा और परिचय हो जाए इसका। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो डायबिटीज
में जो क्या होता है कि शुगर बढ़ जाती है, और उसका रीजन पीछे का ये रहता है कि हमारे बॉडी में पैनक्रियाज या तो इंसुलिन कम रिलीज करता है या बन नहीं पा रहा है, कि कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो शुगर है वो ब्लड में घूमती रहेगी और आगे जाके नर्व एंडिंग्स को डैमेज करेगी, ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। अगर आप देखें ब्रेन्स में, अगर आप ब्रेन के अंदर अगर आप जाते हैं तो वो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक वगैरह क्रिएट कर सकती है। अगर आप आईज के अंदर जाए तो वो रेटाइनोपैथी क्रिएट कर सकती है, जो आंखों का पर्दा है पीछे वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके अंधापन आ सकता है। अगर आप हर्ट में जाएं तो ये वहां जाकर के जो वहां की वेसल्स है उनको क्लॉग्ड कर सकती है, वहां पे जमा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता ही है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस के आजकल बहुत सारा हमें देखने को भी मिलते हैं पेशेंट्स। इसके अलावा अगर आप अपने किडनी पे जाएं तो वहाँ नेफ्रोपैथी हो जाती है, स्टीनोसिस हो जाता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है अगर हम वेसल्स में जाते हैं। मतलब कि जो वेसल्स है, जो हमारा जो ब्लड को प्रवाह कराने वाली हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें हार्डनिंग हो जाती है, वो सख्त हो जाती है, उतनी लचीली रहती नहीं है। मतलब ब्लड फ्लो कराने में बड़ी समस्याएं आने लगती है और नेफ्रॉन्स जो अफेक्ट होते हैं बुरी तरह। हाँ, तो तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स की अपनी हार्डनिंग हो जाती है। और अगर आप ये न्यूरोपैथी के अंदर जाए, नर्वस सिस्टम को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वहां पे शुगर जो है नर्व एंडिंग्स को डैमेज करती है धीरे धीरे, जिस वजह से जो अपने आगे जाकर के पैरालिसिस वाली कंडीशन आने स्टार्ट हो जाती है कि हाथ पैर काम करना ही बंद कर देते हैं। इवन फेस के ऊपर भी पैरालिसिस के सिम्टम्स देखते हैं अपन। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इस रोग का जो परिचय थोड़ा सा कम शब्दों में आपके इस मस्तिष्क में आ जाए कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? हाँ, अगर आप इसके लक्षणों पर ध्यान देंगे तो जो एरिया अफेक्टेड है वहां पे आपको स्पेशली पेन के सेंसेशन होंगे, दर्द रहेगा, वीकनेस रहेगी, वहां पे सुन्नपन आएगा, टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, जैसे चींटियां चलने जैसा, झंझनाहट होना पैरों के अंदर है या हाथों में, जो भी इंक्लूड है एरिया अफेक्टेड है। इसके अलावा लास्ट में अपना पैरालिसिस यानी कि मूवमेंट ही उसका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर पेशेंट्स आते हैं कई जिनके हाथ अपन नॉर्मली इतना ऊपर लेके जा पा रहे हैं, तो कई लोग यहाँ तक ही लेके जा रहे हैं, यहीं तक कि इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो ये सिम्टम्स में ही आ गया जैसे इसके। गुटखा खाने वालों के मुंह कम खुलता है, इस बिल्कुल। प्रकार से। हाँ। मेरे पास तो डॉक्टर साहब ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जिनको मैं ऑनलाइन अभी योग करवा रहा हूँ, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे थे धीरे धीरे। बिल्कुल। अब उनको योग करा के, कुछ नेचर की चीजें करवा के, थोड़ी उनके हेल्थ को थोड़ा चेंज करके, नियमित रूप से उनको करवा के, उनकी लगभग दवाई, पहले तो एलोपैथिक से मैंने उनको आयुर्वेद की दवाई पर लाया, और अब आयुर्वेद की दवाई को भी धीरे धीरे बंद करने की स्थिति में आ गए हैं, और कुछ की तो बंद कर भी दिए। तो ऐसे लोग जो वास्तव में योग की शरण में, आयुर्वेद की शरण में आ रहे हैं, वो पूरी तरह से दवा मुक्त हो सकते हैं, ये बात पक्की है। आयुर्वेद का मतलब दवा लेना नहीं होता, ये ध्यान रखना। वन ऑफ द पार्ट है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, अर्थात आयु का वेद, जीवन का वेद, जीवन को ठीक प्रकार से जीना कैसे होता है, उसका प्रॉपर अगर नॉलेज किसी ग्रंथ में है तो आयुर्वेद में, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। और इसी के बाद जब एक कालांतर में अलग अलग इसके ग्रंथों का और निर्माण किया गया, आचार्य चरक ने चरक संहिता का, जिनको बाद में महर्षि पतंजलि कहा गया, और एक महर्षि सुश्रुत और धन्वंतरी और आदि और भी बाद में विद्वान जो महर्षि वाग्भट्ट आदि हुए, इन सब के ग्रंथों में मुख्य रूप से जीवन जीने की पद्धति, ठीक ठीक पद्धति स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त के नाम से दी हुई है। यदि हम इनको ही फॉलो करें तो हमें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद का एक वाक्य है, पथ्य सती गदार तस्य किम औषधम निषेवणे अपथ्य सती किम औषधम अर्थम। वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पथ्य का पालन कर रहा है, अर्थात परहेज रख रहा है, जीवन में ठीक ठीक प्रकार से कर रहा है सारे व्यवहार को, खान पान, रहन सहन, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या आदि सभी को, तो उस व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि कोई व्यक्ति औषधि लेने के बाद भी पथ्य का पालन, अपथ्य का पालन नहीं कर रहा, तो फिर भी उसको औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो परहेज ही नहीं कर सकता तो औषधि लेने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। तो वो बीमार होने के बाद भी उसके ऊपर दवाई काम नहीं करेगी, जिस व्यक्ति का जीभ पर और अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है और अपनी दिनचर्या आदि को उसमें ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं इस रोग के? इस रोग के कारण अगर हम देखें
तो इसके अंदर एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिस तरह का हो गया है आजकल, देखा जाए तो सिटिंग जॉब्स, बच्चे जो हैं अगर आप देखें तो पढ़ाई करने के लिए 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं। इवन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तो दिखाया भी जाता है 16-16 घंटे आप पढ़ाई कैसे करें। तो अब व्यक्ति को व्यायाम का समय कहाँ से मिलेगा बताइए। व्यक्ति के बॉडी के अंदर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसका सारा ही समय ले लेंगे, वो सिर्फ पढ़ता ही रहेगा या सिर्फ जॉब्स के अपने टारगेट्स पूरा करता रहेगा, तो अब फिर उसकी लाइफ से जो व्यायाम है, जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, वो जो एक स्वस्थ रहने का तरीका है, वो धीरे धीरे व्यक्ति खो देगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आगे जाके व्यक्ति डिप्रेशन में तो जाएगा ही जाएगा, धीरे धीरे बॉडी में कफ बढ़ेगा, ओवरवेट होगा पेशेंट, तो ये ओबेसिटी की तरफ, ओवरवेट की तरफ और आगे जाकर के डायबिटीज की तरफ जाएगा, प्लस अन्य प्रकार के डिजीजेस भी इसमें हो सकती हैं। हाँ, इसके अलावा जो बाहर का जैसे फास्ट फूड वगैरह लोग ज़्यादा खाते हैं, अगर आप जो एक होता है कि घर के अंदर किसी ज़माने में हमारे जो पुश्तैनी घर की एक परंपराएं होती थी हर घर की, कि जो फूड है, जो खाना है, हमारा भोजन किस प्रकार से बनना चाहिए, आजकल वो परंपराएं तो छूटती जा रही हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो बाहर की विदेशी जो आहार है उनका बहुत अच्छे से हम उनको ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ाज है, बर्गर्स है, फूड जो बाहर के हैं, नूडल्स वगैरह हैं। हालांकि ये फूड गलत नहीं है उनके देशों के लिए, हर देश का एक फूड स्पेसिफिक होता है। वो लोग खा रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो उनको सूट कर रहा है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर रह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम भारत में रह करके ज़्यादा हम अमेरिका का फूड खाएंगे तो हमें डाइजेस्ट हो जाएगा, हम चाइना का फूड खाएंगे हमें डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसा मतलब है कि हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे, उस जगह का मौसम, वहाँ पे होने वाले मौसम में जो बदलाव रहते हैं, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम किस प्रकार का फूड खाएं। अगर हम मान लीजिए जैसे जंगल प्रदेश राजस्थान को मानते हैं, राजस्थान में अगर आप जैसे पैदा हुए हैं तो आपको राजस्थान में ही उगी हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतर सूट करेंगी। अगर हम नॉर्थ का भी फूड खाएं तो वो भी आपको उतना अच्छा बॉडी में सूट नहीं करेगा, क्योंकि जहां पर जिस जगह पर जिस प्रकार का फूड है, अगर तो अपने आप मतलब जैसी डिजीज होगी ना उसकी औषधि भी वहीं उत्पन्न होती है जलवायु के अनुसार। बिल्कुल। तो अगर हमें करना क्या, हमें बस एक बैलेंस बनाना है। अगर पसंद है तो खा सकते हैं, लेकिन कभी कभार। बाकी जब जिस जगह पर रहें, जो मौसम चल रहा है, जो काल चल रहा है, प्लस जो आयु की अवस्था चल रही है, बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, तो जीरो से स्टार्ट हुए थे हम, वापस जीरो पे जाएंगे हम, ठीक है। बीच में एक पीक पॉइंट आएगा युवा अवस्था, तो हमें फूड आहार पूरा उस अकॉर्डिंग चेंज होता रहना चाहिए। जीरो में हम लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं, तो हम तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में बदलाव होते हैं। जब हमारा बचपन चल रहा होता है तब हमारी डाइट एकदम लिक्विड होती है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं। और अगर आप वृद्धावस्था के अंदर देखें तो वृद्धावस्था के अंदर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो। तो जो एज के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी है उसके अंदर भी काफी वेरिएशंस आते हैं। हमारी डाइट उसके अनुसार बदलती रहनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो बचपन में हम जिस तरह का फूड लेते थे वो हम जवानी के अंदर खा सकते हैं, और जो जवानी में ले रहे हैं वो हम बुढ़ापे में के अंदर खा सकते हैं। हम जब बचपन में जब छोटे होते हैं तो हम लिक्विड आहार विहार लेते हैं, धीरे धीरे उसको सॉलिड फूड पे लेके आते हैं। इसी प्रकार युवा अवस्था के अंदर हमारी अग्नि अच्छी होती है जो सब कुछ पचा लेती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वृद्धा अवस्था के अंदर जो हम खाना युवा अवस्था का खा रहे थे वही खाना हम आगे भी कंटिन्यू कर पाए। तो वहां पे हमको क्या होगा, वापस जो अपना फूड है उसको सॉलिड से थोड़ा लिक्विड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में डॉक्टर साहब ऐसे ही करते हैं, पेट का अपने शरीर का इकोसिस्टम चेक किया जाता है। अब वो इकोसिस्टम अगर हमारा अलाउ कर रहा है किसी फूड को इनटेक करने में या रिजेक्ट करने में, तो थोड़ा उस पर हमें वर्क करना चाहिए। ऐसे सामान्य रूप से वैसे पता लग भी जाता है कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, या मुझे इच्छा तो हो रही है लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिए अच्छा नहीं। हाँ। अब इस आत्मा की आवाज को कोई व्यक्ति सुन ले तो फिर बीमारी क्यों पड़े। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक और बात जानना चाह रहे हैं, ये आपने योग का परिचय दिया, उसके अलावा इसके लक्षण बताए, इसके कारण बताए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिकेशंस क्या है, क्या ऐसे संकेत हमें शरीर में दिखेंगे जिससे हमें अनुमान हो कि वास्तव में डायबिटिक न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी के लक्षण है। देखिए, पहले तो आपको जो वार्निंग साइन अपनी बॉडी के अंदर सबसे पहले दिखाई देगा वो होगा प्री डायबिटिक कंडीशन जिसे हम कहते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वो इतना बढ़ा हुआ भी नहीं है
कि आपको डायबिटीज जो टाइप 2 है वो कॉज कर दे, तो मतलब आप ओवरवेट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको डायबिटीज है नहीं, तो इस तरह ये एक वार्निंग साइन है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा जो सिस्टम है वो डायबिटीज की तरफ जा रहा है अब। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसमें ये तो चेतावनियां हैं, संकेत हैं, हमारे रोग के चिन्ह हैं, समझो कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो प्री डायबिटिक हुआ, ऐसे कई सारे होते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है जिनको न्यूरो की कभी प्रॉब्लम रही नहीं, उन्होंने 2-3 बीमारियों की ऐसी जबरदस्ती दवाइयां खा ली और खाने के बाद ऐसी स्थिति में आ गए कि न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई। अभी एक पेशेंट योग कर रही हैं, उनकी समस्या ये थी कि रात को उनको नींद नहीं आती थी। मैंने कहा नींद आती नहीं है या आप कहीं ओवर थिंकिंग, बोले ओवर थिंकिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल मेरी जो पैर है ना वो चलता रहता कंटिन्यू। न्यूरो का डिसऑर्डर था, डॉक्टर ने न्यूरो की दवाई शुरू कर दी थी, महीने भर बाद मेरे पास आए। अब मैंने उनको योगाभ्यास करवाना शुरू किया अकॉर्डिंग टू उन्हीं के स्पेसिफिक कुछ प्रैक्टिसेस थी न्यूरो, वो कराना शुरू किया। 1 महीने बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या दिक्कत है, अब बताओ। बोले 90% ओके। और दूसरे दिन से उनको नींद आने अच्छी सी लग गई, जबकि वो पाँव कंटिन्यू चलता था। मतलब वो उनका कहना था कि मैं न चाहते हुए भी इस पैर को रोक नहीं पा रही, मतलब चाहते हुए भी रोक नहीं पा रही, ऐसी स्थिति में थी। अभी महीने भर हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया 90% ठीक है। और दूसरे महीने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा बोले ये प्रॉब्लम थी कि नहीं थी मुझे पता भी नहीं है ऐसी स्थिति में। हालांकि उनको डायबिटीज नहीं है, बाद में मैंने कहने से उन्होंने डायबिटीज का चेक कराया तो उनको पता लगा कि पहले कहीं प्री डायबिटिक कंडीशन थी, अब नहीं है, अब प्रॉपर है। अब क्योंकि मंडूकासन आदि कुछ अभ्यास और करवा रहे हैं, थोड़ा नीम का सेवन करवा रहे हैं, आयुर्वेद और योग की शरण में किसी प्रकार से उनको लाए, अब धीरे धीरे अब उनकी कंडीशन अच्छी है। जबकि जवान बिल्कुल युवावस्था में 35-40 की स्थिति में तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारा बल होना चाहिए और कुछ भी कर गुजरने वाली एक क्षमता, एक उत्साह होना चाहिए। अब वो नहीं है, शरीर रोगों के, बीमारियों की और दुर्बलताओं के अगर जकड़न में है तो हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर इस रोग के उपचार की बात की जाए, सामान्य रूप से डायग्नोस तो हमने करके देखा, निदान देखा, अब हम सोच रहे हैं कि अगर इसके बारे में लोगों को संकेत के बारे में पता लग जाए, या जो लोग डायबिटीज को झेल रहे हैं कई वर्षों से, बहुत सारे समय से सहन कर रहे हैं और इसकी दवाइयां भी लेकर के डायबिटीज को मेंटेन रखा हुआ है जिन्होंने, लेकिन फिर भी उसके कॉम्प्लिकेशन तो उनको झेलने पड़ेंगे, दवाइयों के भी और रोग के भी। तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए कि हम ये तो कम से कम जाने कि हम अधरंग की तरफ, लकवे की तरफ ना जा सके। और उसके अलावा और न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वेरियस बहुत सारी होती है न्यूरो की प्रॉब्लम्स, तो इनकी तरफ हमारा शरीर कभी भी टर्न ना करे। कैसा हम उपचार, कैसा खान पान और क्या हम न करें, क्या इसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि आज हमारा जो टॉपिक है डायबिटिक न्यूरोपैथी है या फोकल न्यूरोपैथी हमने लिया है, तो इसके अंदर हमारी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो इसका हमने रीज़न बताया था कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम, जो कॉजेज़ है, अगर हम उनका ही हम अपनी लाइफस्टाइल से अगर उनको बाहर कर दें, तो इसकी शुरुआत नहीं होगी। मतलब कि एक तो बॉडी को, जो हम एक ही निष्क्रिय अवस्था में बैठे रहते हैं, चाहे किसी भी रीज़न से हम स्टडीज़ कर रहे हैं, हमारी जॉब्स इस तरह की 8-8 9-9 घंटे, इवन कई बार तो हमें ओवर काम करना पड़ता है जॉब्स के अंदर। तो इस, मतलब शरीर को चलाना है कुल मिला के, जो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, वॉक पर जाएं, बॉडी की जो मसल्स हैं, क्योंकि जब मसल्स वगैरह अच्छे से काम करेंगी तो वो क्या, जो मेटाबॉलिज्म उनका अच्छा फास्ट होगा, तो जो ग्लूकोज जो हमारा प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, फिर उसकी अमाउंट वैसे भी धीरे धीरे घटेगी अगर बॉडी अच्छे से वर्क करती रहेगी। तो हमें पहली बात तो ये कि बॉडी को चलायमान स्थिति के अंदर बनाए रखना है। जितना हम बैठें उसमें कुछ कुछ गैप्स लेकर के हम चला फिरा करें, कुछ योगासन वगैरह कर लें। तो कुल मिला के ये है कि पहली तो ये है कि विहार के अंदर हमें क्या करना है, बॉडी को चलायमान रखना है। चक्रमण कहते हैं पैदल चलना, ज्यादा तेज नहीं चलना है, स्टार्टिंग आप धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आहार विहार में आप देख सकते हैं कि आहार के अंदर स्पेशली किन चीजों का ध्यान रखना है, तो जो चीजें कफ वर्धक हो, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रसों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। इसके अंदर से जो मधुर, अम्ल और लवण, ये कफ वर्धक होते हैं। मधुर यानी कि मीठा रस हो गया,
लवण हो गया अपना नमकीन ये रस हो गया, और जो आंवला हो गया अपना खट्टा रस हो गया। तो ये जो पदार्थ हैं ये कफ को बढ़ाते हैं। तो इसके जितने भी आगे आप प्रोडक्ट्स देखें, जो आप फूड में भी देखें, मीठे रस हैं, जो अपने वाटरमेलन्स हैं, तरबूज वगैरह हैं, नारंगियां हैं, बनाना है, इस ऐसी चीजों को, इवन कुछ सब्जियां भी ऐसी आती है जैसे भिंडी वगैरह हुई जिसके अंदर लार जैसी एक द्रव्य होता है। तो जो इस तरह की चीजें हैं जो चिपचिपी हों और जो बहुत ज्यादा मीठी हो, बहुत ज्यादा नमक, ऐसी चीजों को हमें लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। जो मीठा बाहर का, जैसे मिठाइयाँ वगैरह भी और चीजें हो गई, तो इस तरह के। अब इसके अलावा कटु, तिक्त और कषाय, 3 रस ये कफ को डिक्रीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कटु यानी कि तीखा हो गया, और तिक्त कषाय और तिक्त, कसेला एवं कड़वा रस, इनको हम बॉडी के अंदर ले तो इससे क्या होगा, हमारा लिवर अच्छे से वर्क करेगा। लिवर अच्छे से वर्क करेगा तो वो जल्दी जल्दी जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। तो आपके पास बॉडी में शुगर बचेगी नहीं, जो कहीं ना कहीं ब्लड में घूमती रहे और आगे डिजीज कॉज करे। तो इसमें खाने की चीजों में कुछ चीजें अवॉइड अगर की जाए तो क्या की जाए? जैसे आप अगर अवॉइड करें तो आप अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे बनाना हुआ, यानी कि अपना जो केला है, इसके अलावा आप जो नारंगी है, तरबूज है, बाहर का जो फास्ट फूड है, तला भुना आप खाते हैं, अगर मेयोनीज है, आप देखें ज़्यादा बटर वगैरह आदत है खाने की, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा एकदम ऐसी चीज़ें जो इजीली डाइजेस्टेबल ना हो। क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी नाली को लेते हैं, अगर आप कोई ग्रीसी टाइप का मटेरियल नाली में से गुजारोगे तो वो नाली को सकड़ा कर देगा, वो चिपकने लग जाएगा, जमने लग जाएगा। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनका भी यही है। अगर हम ऐसा फूड खाएंगे जो ग्रीसी टाइप का होगा, जो ग्रीस बनाएगा हमारी बॉडी में, तो वो हम चल फिर नहीं रहे तो पचने से तो रहा, तो वो आगे जाके हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको संकीर्ण कर देगा और ज्यादा वहां चिपकने लग जाएगा। और इसके अलावा अगर हमारे नर्व्स पे देखें तो वहां पे भी उसके कुछ जो पार्ट्स है फर्दर वो और टूट टूट करके छोटे हो जाएंगे, तो वो आगे जाकर के सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, ऑर्गन्स वगैरह को। तो हमें ऐसी चीजों से बचना है जो चीजें डिजीज कॉज करें। अंगूर भी इसमें आ सकते हैं, तरबूज भी आ सकता है ना, खजूर भी आ सकते हैं, केला बिल्कुल। आपने बताया, ऑरेंज आपने बताई, फास्ट फूड जंक फूड आपने बताया। अगर इस तरह की चीजों को वास्तव में नहीं लिया जाए तो हम आज के बताए हुए इस रोग से बच तो सकते हैं, साथ ही इस कंडीशन से बाहर भी आ सकते हैं यदि आपने ध्यान दिया। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बहुत सारी बातें आपके साथ की, बहुत सारी संक्षिप्त रूप में बहुत सारी बातें समझाई, अंत में हम आज के कुछ अन्य सुझावों को डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, और क्या किया जाए लाइफ में मॉडिफिकेशन, क्या ऐड क्या किया जाए, क्या लेस किया जाए, जिससे कि हम स्वस्थ ही बने रहें? जी, एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी ध्यान आ रही है, आयुर्वेद में जो थाली होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि 6 के 6 रस हमारी थाली में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर हम भोजन को ही, थाली को ही बैलेंस कर लें अपनी, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना ज्यादा सोचने के लिए। हम क्यों ना बैलेंस करके चलें कि जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो 6 के 6 रस हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसेला और तीखा, अगर हम इन सबको बैलेंस करके चलें तो हमारी बॉडी में जो इनका अप एंड डाउन चलता रहता है वो होगा ही नहीं, तो आगे जाके डिजीज ही कॉज नहीं होगी। तो कृपया, और कड़वा रस तो स्पेशली हमारी मतलब थाली से तो बाहर ही हो गया है। अब तो दवाई में ही देखने को मिलता है, कड़वी कड़वी दवाइयां हम खाते तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर हम खाना ही कड़वा कड़वा खाना स्टार्ट कर दें तो हम पहले से ही ठीक रहे, दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो आज के इसमें हम कार्यक्रम में एक संदेश अंतिम में जरूर रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या संदेश है दर्शकों के नाम आज के एपिसोड में? जी, मेरा यही संदेश है आप सभी के लिए कि अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। छोटी से छोटी जो आपको अगर कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं अपनी बॉडी में कि आज ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो ऐसे नहीं कि इसको जाने दो कि नहीं कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ था, आज हो रहा है, कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमें अपनी बॉडी को बहुत सूक्ष्म तरीके से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी हर एक एक्टिविटीज को, प्लस हमें खुद को जानना चाहिए। आजकल जैसी लाइफस्टाइल चल रही है, इंसान इतना बिजी रहता है, भागदौड़ में रहता है, उसकी बजाय थोड़ा हम खुद के लिए समय निकालें, खुद को जाने, हमारी बॉडी को जाने और हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हर एक बॉडी एक दूसरे से अलग है प्रकृति के अकॉर्डिंग। तो हम अपनी बॉडी को जितना जानेंगे तो उसकी बीमारियों का भी हम पता लगा सकेंगे, प्लस उसका शमन कैसे करना है वो सब चीज हम खुद ही मतलब काफी अच्छा डायग्नोस कर लेंगे। तो हमें क्या कि हम खुद की बैलेंस लाइफ अच्छी जी सकते हैं।
तो योग की कुछ क्रियाओं को प्रतिदिन करना चाहिए। जी बिल्कुल, योग तो आप बिल्कुल फॉलो करें। स्पेशली अभी तो अच्छा बसंत ऋतु चल रहा है, आप इसके अंदर जितना बढ़िया योगा वगैरह करेंगे तो ये कफ जो है ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज जिनकी होगी वो तो बढ़ी हुई आ रही होगी, तो वो चीज़ बैलेंस्ड रहेंगी सारी की सारी। इसके अलावा जो अदर डिजीजेस हैं वो भी, और इवन जो प्री डायबिटिक की अपन कंडीशन की बात कर रहे थे उसमें तो वो तो खत्म ही हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने विशेष कार्यक्रम हमने रखा डायबिटिक न्यूरोपैथी। इस कार्यक्रम में दर्शकों के ज्ञान को आपने बढ़ाया, जो लोग इस समस्या से जूझ रहे थे अथवा जिनको संकेत पता भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि क्या वो इस समस्या से और परेशान हो सकते हैं क्या, तो उन सभी के लिए आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सरल शब्दों में आपने अपनी बात को रखा। इतनी आयुर्वेद की विशेष जानकारियों को लेकर के और बीमारियां कैसे ठीक रखने की स्थिति में हम अपने दिनचर्या को हम ठीक रखें, काफी सारी ऐसी बातें जो वास्तव में आम आदमी को पता नहीं होती और पता होने के बाद भी कई बार ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए सब दर्शकों को मेरा भी एक संदेश सबको मैं देता हूं कि हम अगर सबसे पहले सुबह अपने बड़ी आंत की शुद्धि कर लेंगे, निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। उषःपान के नाम से आयुर्वेद में इसको कहा गया। तो उषःपान अर्थात सुबह उठ करके बैठ करके गुनगुने जल को अथवा सामान्य जल को हम घूंट घूंट करके पिए 1 से 2 गिलास। यदि हम इतना कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा चहलकदमी करें, चक्रमण करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारी बड़ी आंत शुद्ध होने लगेगी, अर्थात नेचुरली आपको पेट साफ होने लगेगा। आपको किसी प्रकार के कब्ज आदि का चूर्ण, गैस आदि का चूर्ण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप अभी युवा अवस्था में हैं, 20 से लेकर 40 साल के मध्य में है, तो आपका ये सामान्य रूप से कब्ज ठीक हो सकता है यदि आपने उषःपान और चक्रमण को और प्रातः काल जल्दी जागने को अगर किया। उसके बाद योगाभ्यास आप कर सकते हैं। जैसे ही पेट आपका शौच आदि से निवृत्त हो जाए, उसके बाद आप योगाभ्यास को नियमित रूप से करें। 30 से 40 मिनट प्रतिदिन आपको मिनिमम, कम से कम हफ्ते के 5 दिन तो योगाभ्यास जरूर करें। 2 दिन आपने अगर अवकाश भी दे दिया तो दूसरी किसी शारीरिक गतिविधि को करें, लेकिन योगाभ्यास में कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ ऐसी सूक्ष्म व्यायाम आदि और ध्यान, योग निद्रा आदि का अभ्यास होता है जो हमें स्ट्रेस को बिल्कुल डाउन कर देता है। जो नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव की जो केमिकल रिएक्शन है उनको बिल्कुल डाउन कर देता है, कार्टिसोल को घटा देता है, और डोपामाइन, सेरोटोनिन और बहुत सारे ऐसे सकारात्मक जो एंडोर्फिन आदि, उनको सबको बढ़ा करके हमें हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करके, वास्तव में स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। सारे तनाव, सारे जितने रोगों की जड़ होती है वो तनाव होता है। तो इस तनाव को ही घटा देता है, तो तनाव को बिल्कुल शून्य कर देता है, तो व्यक्ति के बाकी रोग आएंगे कहां से। आयुर्वेद भी, ग्रंथ भी, हमारा भारतीय शास्त्र भी कहता है, वो कहता है प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानां मूलम, अर्थात प्रज्ञापराध बुद्धि का और मन का बिगड़ जाना, अर्थात तनाव की बात है। और हिंदी के वाक्य भी इसके मिलते जुलते मिलते हैं। वो क्या है? तनाव सब रोगों का मूल है। तो इन सब तीनों ही भाषाओं में ये पता लग रहा है कि हमें तनाव को बढ़ने नहीं देना, स्ट्रेस को बढ़ने नहीं देना। जब स्ट्रेस को हम बढ़ने देंगे तो कई दिन बाद ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा, और डिप्रेशन से हर व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। उसके लिए फिर योग का सहारा लेना पड़ेगा, आयुर्वेद का, और एक अच्छे काउंसलर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बिना डिप्रेशन से बाहर आना बहुत कम संभव होता है। यहाँ तो इतना आत्मविश्वास हो या माहौल बदले, खान पान को बदले, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसलिए आप योग की, आयुर्वेद की शरण में आए। जिस भी स्थिति में आपको समस्या की बात नहीं है, ये पहला और अंतिम पड़ाव है। आप ऐसे समझ लीजिए, आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा पहला और अंतिम पड़ाव है। फिर भी जिनको ज्यादा समस्याएं आ गई, डॉक्टर साहब के पास आप पंचकर्म चिकित्सा के लिए आए। डॉक्टर साहब आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक हैं, BAMS, और पंचकर्म चिकित्सक हैं, पंचकर्म की चिकित्सा देते हैं। अजमेर के भगवानगंज, अजमेर राजस्थान के भगवानगंज में आपकी पंचकर्म थेरेपी का एक सेंटर है। आप इनसे सहायता ले सकते हैं। अजमेर वासियों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि स्वामी न्यूज पर भी आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां नियमित रूप से प्रसारित होती हैं। तो आपके सेंटर की, आपकी सेवाओं का लाभ उठाएं। निश्चित रूप से मैंने जिन को यहाँ पर सजेशन किया, या जो भी यहाँ चिकित्सा करा रहे हैं, सबसे पूछ करके देखा, वास्तव में उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपकी बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, बहुत सेवा भावी है, और पूरा मन लगा करके पेशेंट की रोग पर काम करते हैं। और शुल्क की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत न्यून नाम मात्र का शुल्क है। तो मैं सब दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपको जोड़ों में दर्द आदि या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप बहुत जूझ रहे हैं कई सालों से, अलग अलग दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही, आप पंचकर्म का सहारा लें, और उसके लिए आप डॉक्टर साहब की सेवाएं ले सकते हैं, अजमेर वाले। निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे, बलवान रहेंगे। करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत।